Welcome to ESLA's Institute of English. Today I am going to explain you the fifth chapter which is prescribed in your book First Flight, and the name of the chapter is The 100 Dresses. So we are having two parts of it, 100 Dresses 1 and 100 Dresses 2. So this one is 100 Dresses 1, written by L. So Esther. So about the authoress we will discuss first of all. Also, Esther is also known as Eleanor Estes. We are having two names of this authoress. She was born in the month of May in 1906, and she died at the very early age in the month of July in 1988. She was basically an American children's author, and she was also children's librarian. This story, The 100 Dresses, is based on her real life experience as the girl who received Peggy's hand me down dresses. So the theme of the story goes with the real life experience of the authoress itself. It is the story of a girl who received Peggy's hand me down dresses. She felt very guilty for not having defended the character Wanda in real life. She wrote the story in order to assuage her guilt and to encourage others to stand against bullies. So, this is something about the authoress and about the story. Now, we will discuss something which is written over here. You can look into the book, it is written before you read. So, in before you read, first point is, how do we judge the people around us by their money, wealth, and positions? There are 3 points over here. यानी कि हम अपने चारों ओर लोगों को कैसे परखते हैं? उनके रुपए, पैसे, धन संपत्ति से परखते हैं, या कोई ऐसी अस्थाई संपत्ति होती है उससे परखते हैं? Or is there something of more enduring value to look for in a person? या फिर जो किसी व्यक्ति में कुछ ऐसी चिरस्थायी वस्तु होती है उससे परखते हैं? यानी कि आदमी को परखने का क्या पैमाना होता है? Second point is, this story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. यह कहानी बहुत ही भावुक कहानी है और वर्णन करती है कि एक गरीब लड़की को उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, सहपाठी होते हैं, वो किस प्रकार से परखते हैं, उसको किस प्रकार से देखते हैं. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. Wanda Petronsky एक पॉलिश लड़की है, पॉलिश प्लेस है, पॉलिश लड़की है जो एक अमेरिकी शहर में दूसरी अमेरिकी बच्चों के साथ स्कूल जाना सीखी है और वह स्कूल जाती है. These other children see Wanda as different in many ways. और ये जो बच्चे होते हैं, दूसरे बच्चे जो होते हैं, जो अमेरिकी बच्चे होते हैं, वांडा को कई प्रकार से अपने से अलग जैसा पाते हैं. Can you guess how they treat her? अब आपको कल्पना करना, अनुमान लगाना है कि वे अमेरिकी बच्चे इस पॉलिश बच्चे को कैसे, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं. यहाँ कुछ बॉक्स में थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट. यानी कि जो बॉक्स में आप देखेंगे द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है. अब इसमें यह बताया गया कि ये चूंकि लड़की जो वांडा पेट्रोन्स्की थी वो एक पॉलिश लड़की थी, तो
यहाँ पर उसके कुछ बैकग्राउंड दिखाए जा रहे हैं और इसीलिए लिखा है द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पॉलिश अमेरिकी समुदाय कैसे आया, उनका क्या रोल था, उनकी क्या पहचान थी, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, उनके प्रति जो अमेरिकी लोग हैं उनका व्यवहार कैसा था। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉलिश अप्रवासी जो अमेरिका में आए वह 1608 में पहुंचे, लेकिन सबसे अधिक पॉलिश अप्रवासी 20वीं सदी में के आरंभ में वो आए, जब 1 मिलियन से अधिक जो है पोल संयुक्त राज्य में प्रवास कर गए थे, जो आ गए थे। आगे बताते हैं, द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन रादर देन टू इथनिसिटी। अब क्या था कि उस समय जो पॉलिश जो राज्य था वो अस्तित्व में नहीं थे, और जो भी अप्रवासियों को का आना जो हुआ था उनको कैसे पहचाना जाता था, तो उनकी जाति की अपेक्षा मूल देश से जाना जाता था। और फिर आगे में लिखते हैं वो कि दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स, और उनकी पहचान होती थी रशियन पोल से, जर्मन पोल से और ऑस्ट्रियन पोल के रूप में होती थी। ये उसी कंट्री से अप्रवासों के रूप में आए थे। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबअर्ब्स। सबसे अधिक उल्लेखनीय जो है पॉलिश अमेरिकन समुदाय शिकागो और उसके उपनगर जो सबअर्ब्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. अब यहाँ पर बात आती है कि चूंकि सबसे ज्यादा उन लोग का आना यहीं पे हुआ, शिकागो में हुआ, और उसके नजदीक के जो उपनगर थे, इसलिए शिकागो को कई बार पोलैंड की राजधानी वारसाय के बाद संसार का सबसे बड़ा पॉलिश शहर कहा जाता है। Polish Americans were sometimes discriminated against the United States, as were the Irish, Italians and Jews. और पॉलिश अमेरिकी जो लोग होते हैं उन्हें कई बार आयरिश, इटालियंस और यहूदियों की तरफ भेदभाव करके देखा भी जाता है वहां पे। According to the United States 2000 सेंसस, संयुक्त राज्य अमेरिका में जब 2000 सन में मतगणना जब हुई, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. अब ध्यान देने वाली बात है, 2000 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका की गणना की गई तो 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6,67,414 अमेरिकी घर पॉलिश बोलते हुए पाए गए, जो अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं बोलने वालों का 1.4% है, यानी कि संयुक्त राज्य की जनसंख्या का 0.25% है। तो इतनी बड़ी तादाद में अप्रवासी जो है अलग अलग जगहों से आकर के वो पॉलिश अमेरिकन कहलाने लगे। अब ये बात तो पॉलिश, क्योंकि ये लड़की जो थी वांडा पेट्रोन्स्की वो पॉलिश थी और बाद में वो पॉलिश अमेरिकी हो गई, इसलिए ये इतिहास आपको बताया गया। अब आते हैं चैप्टर की शुरुआत स्टोरीज की करते हैं कि कैसे वो लड़की स्कूल जाती है, वांडा पेट्रोन्स्की। टुडे मंडे Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody
Not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स्की अपने स्थान पर नहीं थी, परंतु किसी ने भी, जहां तक कि पैगी और मैडी, जिन लड़कियों ने यह मजाक शुरू किया था, उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि अब आपको कल्पना करना है कि वांडा पेट्रोन्स्की के साथ हमेशा कई जो अदर अमेरिकी जो स्टूडेंट्स होते थे वो कई तरीके से उनको तंग करते थे, मजाक करते थे। और आज एक दिन की बात है, एक सोमवार की बात है कि वांडा पेट्रोन्स्की अपनी जगह पर नहीं होती है, और जो उसकी जो मजाक करने वाली जो दोस्त होती हैं पैगी और मैडी, उन लड़कियों ने यह मजाक शुरू किया था कि, और लेकिन उनकी अनुपस्थिति यानी कि उसका एब्सेंस पर ध्यान नहीं दिया। आगे, यूजुअली वांडा सैट इन द नेक्स्ट सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। प्राय वांडा कमरा नंबर 13 की अंतिम पंक्ति की अंतिम से अगली बेंच पर बैठती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब यहां पर आया एक स्कफलिंग ऑफ फीट, यानी कि पैर, पांव, जूते को घसीटने की जो आवाज है। क्लासरूम में आप महसूस कर सकते हैं, जो पीछे बैक बेंचर्स होते हैं वो बहुत बदमाशी करते हैं, वो तरह तरह की बदमाशी करते हैं। तो अब यहां पर उसके विषय में ये बताया जा रहा है कि वह कमरे के उस कोने में बैठती थी जहां अच्छे मार्क्स पाने वाले लड़के बैठते थे। कमरे का वह कोना आज जहां पैरों की आवाज सबसे अधिक होती है, किसी हास्यपूर्ण बात पर सबसे अधिक ठहाके लगाते हैं लोग, और फर्श पर सबसे अधिक कीचड़ और धूल होती है, वहां वो बैठती थी। वो जगह वो चुनी थी। क्यों? क्योंकि उसको लोग तंग करते थे। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। ऑन द contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of a smile, but that was all. Twisted का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा मोड़ना, और crooked का मतलब होता है धोखा देना या अनप्लीजेंट या बैड कंडीशन होना। तो वांडा वहां इसलिए नहीं बैठती थी कि वह असभ्य थी या शोर करती थी, बल्कि इसके विपरीत वह बहुत शांत लड़की थी, और कभी शायद मुश्किल से ही कुछ कहती थी, और कभी किसी ने उसे जोर से हंसते हुए भी नहीं सुना था। कई बार वह अपना मुंह मोड़कर अजीब सी मुस्कुराती थी, बस इतना ही वो करती थी, इससे ज्यादा वो नहीं कुछ करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. कोई ठीक से नहीं जानता था कि वांडा उस जगह पर क्यों बैठती है, बस इसलिए कि वह बोगिंस हाइट्स जैसे जगह से आती थी और उसके पैर हमेशा सूखी मिट्टी से भरे पड़े रहते थे, सने हुए होते थे। But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. लेकिन एक बार कमरे के कोने में बैठने के बाद कोई भी वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में नहीं सोचता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. यानी कि जब तक दिन भर स्कूल चलता था तब तक वांडा को कोई परेशान नहीं करता था, लेकिन कुछ निश्चित समय था उस समय वांडा को परेशानी होती थी। यानी कि वे वांडा के बारे में, यानी कि दूसरे अमेरिकी लड़के वांडा के बारे में तभी सोचते थे जब वे दोपहर को स्कूल वापस आ रहे होते थे, या सुबह स्कूल शुरू होने के पूर्व जब वो 2 या 3 या उससे अधिक समूह में हंसते हुए बात करते हुए आते थे, तब वो वांडा के विषय में सोचते थे। और then sometimes they waited for Wanda to have with fun.
अब तभी वो कई बार वांडा की इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे उसके साथ मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल आइदर। और अगले दिन, ये तो सोमवार की घटना थी, अगले दिन मंगलवार को भी वांडा स्कूल में नहीं थी। सोमवार को भी नहीं थी, मंगलवार को भी नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। और आज मंगलवार को भी उसकी अनुपस्थिति का कोई ध्यान नहीं दिया कि वांडा स्कूल क्यों नहीं आएगी। बट ऑन वेंसडे Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन बुधवार को पैगी और मैडी, जो उन बच्चों के साथ आगे बैठती थी, जिनके अच्छे अंक आते थे और जो अपने पांव से बहुत सी मिट्टी लेकर नहीं आते थे, उन लोगों ने देखा कि वांडा वहां नहीं थी। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। और पेगी स्कूल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। वह सुंदर भी थी, उसके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े भी थे और उसके बाल भी घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी उसकी सबसे निकटतम मित्र थी। द रीजन Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. अब उन लोग सोचने लगे कि आखिर वांडा क्यों नहीं स्कूल आई सोमवार को, मंगलवार को और बुधवार को। फिर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर इसलिए ध्यान दिया कि वांडा ने ही स्कूल के लिए देर कराई थी, इसलिए उसको लगता है कि शायद यही कारण होगा। They had waited and waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. और वो लोग क्या करते थे कि वांडा जब आती थी स्कूल तो वो रास्ते में इंतजार करते थे और इंतजार करके उसको तंग करने के लिए इंतजार करते थे। तो उन्होंने वांडा की बहुत प्रतीक्षा की थी उसके साथ कुछ मजा करने के लिए, परंतु वह नहीं आई थी। They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her। और वे वांडा पेट्रोन्स्की की प्रतीक्षा अक्सर प्रायः करते रहते थे उसके साथ मजाक करने के लिए। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि देयर आर सम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो लेट अस डिस्कस दिस आल्सो। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई? वांडा क्लास में कहां पर बैठती थी और क्यों बैठती थी? तो स्वाभाविक सी बात है कि वांडा वह क्लास में लास्ट सीट में बैठती थी, लास्ट रो में बैठती थी, रूम नंबर 13 में बैठती थी, जहां की जो रफ बॉयज होते थे, जिनके अच्छे नंबर नहीं आते थे, वहां पर जाकर बैठती थी। और वो इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि वो बोगिन हाइट्स जैसी जगह से आती थी और उसके पैर बिल्कुल धूल मिट्टी से भरे होते थे। तो शायद वो इसलिए भी वहां पर जाकर बैठती थी और शायद इसलिए भी कि बच्चे उसको तंग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर डज वांडा लिव? व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज? वांडा रहती कहां थी? आपके विचार से यह स्थान किस जगह तरीके का है? तो वांडा बोगिन हाइट्स में, जैसे मैंने पहले बताया, वहां पर रहती थी और वो जो जगह है वो धूल मिट्टी से भरा हुआ जगह है। तीसरा है, व्हेन एंड व्हाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वांडास एब्सेंस? पेगी और मैडी ने वांडा की जो अनुपस्थिति थी, एब्सेंस था, उसको कब और कैसे महसूस किया? तो पेगी और मैडी जो है वांडास के एब्सेंस को तीसरे दिन, यानी कि सोमवार नहीं, मंगलवार नहीं, बुधवार को उसके एब्सेंस को महसूस किया, क्योंकि वो 2 दिन से 3 दिन से वो इंतजार करते रहते थे रास्ते पे कि वो आएगी, फिर हम लोग उसके साथ मजाक करेंगे। और ऐसा इंतजार में उन लोगों का देर भी हुआ था स्कूल आने में। चौथा है, लास्ट, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स? उसके साथ मजाक करने के लिए ऐसा करना आपके हिसाब से क्या समझते हैं, क्यों था? तो मजाक करने का मतलब था कि उससे मजे करना, उसको तंग करना, यही उद्देश्य रहा होगा पेगी और मैडी का। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट part of the explanation. Now I will come in the next video with the second part of explanation of 100 dresses part 1. Thank you.